Students, myself, Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। पिछले ई लेक्चर में बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स में टॉपिक इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट की हमने चर्चा की। आज हम इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट में दूसरे ई लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज हम इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट के अंतर्गत जाति की परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कास्ट के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जाति का शाब्दिक अर्थ एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कास्ट अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्ट का मतलब होता है, अर्थ होता है जाति। पुर्तगाली शब्द कास्टा का मीनिंग कास्ट। संस्कृत जन धातु से जाति शब्द व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति से। जाति शब्द की उत्पत्ति पर सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओटा ने प्रकाश डाला। फ्रांसीसी विद्वान अब्बे डुबाय ने जाति अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति जन्म या वंशानुक्रमण पर आधारित होती है, अर्थात कास्ट वाज बेस्ड ऑन बर्थ और हेरिडिटी। इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री C.H. कुल्ले का कहना है या कथन है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी पर आधारित होता है तो उससे जाति कहा जा सकता है। जाति में दो प्रकार की असमानताएं होती है, अस्थायी और परिवर्तनशील। अस्थायी या प्रदत्त असमानता को व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आदि के द्वारा नहीं बदल सकता, इसलिए इसे बंद वर्ग या जाति क्लोज्ड क्लास भी कहते हैं। जिस सदस्यता को व्यक्ति अपने प्रयासों से बदल सकता है और समाज उससे परिस्थिति को परिवर्तित करने की अनुमति देता है, तो उसे खुली वर्ग व्यवस्था कहते हैं, ओपन क्लास सिस्टम। डॉक्टर D.N. मजूमदार एवं T.N. मदान का इस संबंध में फेमस स्टेटमेंट यह है कि जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। जाति जन्म एवं अंतर्विवाह पर आधारित होती है, अर्थात कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड एंडोगेमी। इस संबंध में केटकर ने कहा है, जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती है। केटकर के अनुसार पहली, सदस्यता जन्म पर आधारित, मतलब मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन कास्ट। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं, जिसको एंडोगेमी कहा जाता है, अंतर्विवाह।
हॉवेल ने इस संदर्भ में कहा है, अंतर्विवाह और आनुवंशिक पद के द्वारा सामाजिक वर्गों को एक अस्थायी और अपरिवर्तनशील रूप दे देना ही जाति है। जाति व्यक्तियों अथवा परिवारों की विशिष्ट विशेषताओं का संकलन है। कास्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। मार्टिनले और मोनाचेसी ने कहा है, जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को जन्म से निश्चित होता है। हटन, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जाति की मुख्यतः 3 विशेषताएं का उल्लेख किया है। पहला, जाति जन्म पर आधारित। दूसरा, जाति में अंतर्विवाह होता है, अर्थात मैरिज विद इन कास्ट, जिसको एंडोगेमी कहा जाता है, मैरिज विद इन कास्ट। तीसरा, वंशानुगत व्यवसाय, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। एन.के. दत्ता, जिन्होंने ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, जाति के बाहर विवाह पर प्रतिबंध, मतलब एक जाति का सदस्य दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता है। दूसरा, अन्य जाति के साथ खान पान पर प्रतिबंध। खान पान, भोजन आदि भी एक जाति दूसरी जाति अपने से निम्न जाति के साथ खान पान नहीं कर सकती है। और तीसरा विशेषता बताया, जाति के व्यवसाय निश्चित होते हैं। प्रत्येक जाति का व्यवसाय हेरिडिटरी होता है और वो व्यवसाय वंशानुगत चलता है। 4th पॉइंट इसमें यह है, जातियों में ऊंच नीच का संस्करण या उच्चता निम्नता का भाव होता है, जिसमें हायरार्की होता है, संस्करण होता है। 5th पॉइंट है, जाति वंशानुगत होती है। और 6th पॉइंट लास्ट में यह है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। इसी प्रकार से जी.एस. घुरे, जिन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी ये प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, उसमें भी उन्होंने जाति के बारे में 3 फीचर्स, विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा, संस्करण, हायरार्की, अर्थात उच्चता और निम्नता का भाव होना। तीसरा, खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। 4th पॉइंट, विभिन्न जातियों की नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। 5वां, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। और 6th पॉइंट लास्ट में, विवाह पर प्रतिबंध। अब हम देखेंगे कि असमानता का निराकरण, क्या सामाजिक असमानता की समाप्ति की जा सकती है। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि आदिकालीन समाजों में असमानताएं विद्यमान नहीं थी। इनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की प्रक्रिया से हुई है। और चूंकि असमानताएं परिस्थितियों में परिवर्तन आने के फलस्वरूप हुई है, अतः यदि परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सके तो असमानताओं का निराकरण हो सकता है। इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी के संदर्भ में मार्क्सवादियों का विचार है कि आर्थिक संरचना ही असमानता का मौलिक कारण है। अतः आर्थिक जीवन में यदि निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तो असमानता का निराकरण किया जा सकता है। ये मार्क्सिस्ट लोगों का विचार है। एक संघर्षवादी विचारक शुम्पीटर
भी असमानताओं का निराकरण असंभव मानते हैं। इनके विचारों से असमानताओं की उत्पत्ति मनुष्यों की असमान क्षमताओं, योग्यताओं और प्रतिभाओं के कारण होती है। परिवारों का उत्थान पतन असमानताओं का स्रोत होता है। अतः जब व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता समान नहीं है तो सामाजिक असमानताओं की समाप्ति कैसे की जा सकती है? इस संबंध में डेविस व पार्सन्स का कहना है, असमानताओं को प्रकार्यात्मक कहते हैं जो समाज के लिए अत्यावश्यक है। अतः चूँकि प्रकार्यात्मकता की समाप्ति नहीं की जा सकती है, अतः असमानताएं भी समाज में विद्यमान रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन काल हो, चाहे वो लोकतांत्रिक समाज हो, साम्यवादी समाज हो या पूंजीवादी समाज हो, सभी में हम असमानताएं देखते हैं। लिंटन के विचार में सामाजिक जीवन के स्थायित्व के लिए असमानता अनिवार्य है। उपयुक्त सभी विद्वानों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जब तक समाज का अस्तित्व है असमानता व्याप्त रहेगी, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के लिए असमानता का भी होना आवश्यक है। धन्यवाद।